हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स कि तर्कना या फिर तर्क। तो सबसे पहले समझेंगे कि रीजनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन आ लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू फॉर्म आ कंक्लूजन और जजमेंट इज कॉल्ड रीजनिंग। कि किसी निष्कर्ष या निर्णय को बनाने के लिए तार्किक तरीके से किसी चीज़ के बारे में चिंतन करने की प्रक्रिया को तर्कना कहा जाता है। तो नेचर है इसकी, जो प्रकृति है रीजनिंग की, वो किस तरह की है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ये है जो तार्किक चिंतन है, जो तार्किक है वो ये तार्किक चिंतन का रूप है। मीन्स की लॉजिकल थिंकिंग की एक फॉर्म है ये। ठीक है। It is characterized by rigid control that keeps it in close contact with reality. यह कठोर नियंत्रण की विशेषता है जो इसे वास्तविकता के निकट संपर्क में रखता है। It is always directed towards the achievement of a specific goal. यह हमेशा एक विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निर्देशित होती है। तो ये कुछ नेचर है इसका, मतलब कि प्रकृति कैसी है। इन रीजनिंग अ पर्सन कम्स टू डेफिनेट कंक्लूजन बाय आर्गुमेंटेशन। कि एक जो तर्कणा होती है उसमें व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचता है। यह साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया भी है। तो ये सब है इसकी प्रकृति की। प्रकृति ये किस तरह की है जो रीजनिंग है, तर्कणा है। अब हैं इसके कुछ टाइप रीजनिंग के, वो कर लेते हैं एक बार। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें है इसके टाइप्स रीजनिंग के। ठीक है। इसमें लिखा है कि रीजनिंग इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग inference, making judgments and solving problems. It plays a important role in cognitive development and helps children think logically and make decisions. तो ये बताया है रीजनिंग के बारे में कि क्या होता है। अब कर लेते हैं इसके टाइप। इसमें 8 तरह के प्रकार दिए गए हैं रीजनिंग के। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग की आगमनात्मक तर्क। मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। ठीक है, कि जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाना क्या कहलाता है, डिडक्टिव रीजनिंग। सभी पक्षी उड़ते हैं, कौवा एक पक्षी है और अतः कौवा उड़ता है। ये क्या हुआ, एक जनरल प्रिंसिपल है पहले और बाद में क्या कि स्पेसिफिक कंक्लूजन इसमें बताया गया है। सेकंड नंबर पे है इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क। मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन। इसमें इसका ऑपोजिट है। मैंने कई कौओं को उड़ते देखा है, अतः निष्कर्ष किया कि सभी जो कौवे हैं वो उड़ते हैं। थर्ड नंबर पे है एनालॉजिकल रीजनिंग, उपमानात्मक तर्क। फाइंडिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू थिंग्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे मछली पानी में रहती है वैसे ही मनुष्य हवा में रहता है। ठीक है, कि मनुष्य हवा में नहीं रह सकता। ये है एनालॉजिकल रीजनिंग की फाइंडिंग सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें लिखा आएगा कि जैसे मछली पानी में रहती है वैसे ही जो मनुष्य है वो हवा में रहता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है एनालॉगस रीजनिंग की सादृश्यात्मक तर्क। कंपैरिजन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी टू ड्रा कंक्लूजन्स। जैसे किताब पढ़ने से ज्ञान मिलता है वैसे ही अनुभव से भी ज्ञान मिलता है। 5 नंबर पे है लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क। यूजिंग रूल्स टू लॉजिक टू अराइव एट अ कंक्लूजन, की नियमों का प्रयोग करना। यदि आज बारिश होगी तो मैदान गीला होगा, आज बारिश हुई है अतः मैदान गीला होगा। 6 नंबर पे है सिक्वेंशियल रीजनिंग की क्रमिक तर्क। क्रम में अरेंजिंग इवेंट्स और आइडियाज इन अ सीक्वेंस, कि सब सुबह उठना, फिर नहाना, स्कूल जाना और पढ़ाई करना, ये एक क्रम में है।
7 नंबर पे है स्पेशल रीजनिंग, स्थानिक तर्क, अंडरस्टैंडिंग शेप्स स्पेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, की नक्शा पढ़ना, ब्लॉक से आकृति बनाना, ये क्या है कि स्थानिक तर्क में आता है। 8 नंबर पे है क्रिटिकल रीजनिंग, आलोचनात्मक तर्क, इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड मेकिंग जस्टिफाइड डिसीजंस, किसी समाचार की सच्चाई जांचकर विश्वास करना। इम्पोर्टेंस है इसमें, रीजनिंग हेल्प चिल्ड्रन डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग विच आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ये करती है रीजनिंग हेल्प इन सब चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षक बच्चों को कोई नियम सीधे बताने के बजाय कई उदाहरण देता है और उनसे स्वयं सामान्य नियम खोजने को कहता है। यह किस प्रकार के रीजनिंग को बढ़ावा देता है? अ टीचर गिव्स सेवरल एग्जाम्पल्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टेटिंग अ रूल एंड आस्क स्टूडेंट टू डिस्कवर द जनरल रूल themselves. विच टाइप ऑफ रीजनिंग इज प्रोमोटेड? ऑप्शन नंबर ए है डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर बी है इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर सी है एनालॉजिकल रीजनिंग, सादृश्यात्मक तर्क। और ऑप्शन नंबर डी है मैकेनिकल रीजनिंग, यांत्रिक तर्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि वो सीधा बच्चों को नियम नहीं बताता, रूल नहीं बताता, ठीक है, वो उदाहरण देता है। तो ये कौन सा हुआ? जो ये इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एग्जाम्पल टू अ जनरल रूल और कंक्लूजन। तो जो आगमनात्मक तर्क है उसमें व्यक्ति विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर जाता है। सबसे पहले वो उदाहरण देता है और बाद में क्या है कि वो नियम बताता है, ताकि वो बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी कहता है मैंने 2 सफल विद्यार्थियों को सुबह पढ़ते देखा, इसलिए सुबह पढ़ना ही सफलता का कारण है। इसमें कौन सी रीजनिंग एरर है? अ स्टूडेंट सेज I have seen 2 successful students studying in the morning. So, studying in the morning must be the cause of success. What is the reasoning error? ऑप्शन नंबर ए है ओवर जनरलाइजेशन, अति सामान्यकरण। ऑप्शन नंबर बी है डिडक्शन, निगमन। ऑप्शन नंबर सी है एनालॉजी, सादृश्य। और ऑप्शन नंबर डी है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि अति सामान्यकरण, ओवर जनरलाइजेशन, की बहुत कम उदाहरणों के आधार पे व्यापक निष्कर्ष निकालना अति सामान्यकरण है, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन इसको बोलते हैं कि मान लो उसने 2 बच्चों को ऐसे पढ़ते देखा और वो सक्सेस हैं, ठीक है, पढ़ाई में वो सही है, तो वो मतलब एक उसने मान ही लिया, अति सामान्यकरण ही कर दिया, एक निष्कर्ष निकाल दिया कि हाँ सुबह पढ़ना ही अच्छा होता है, ठीक है, सुबह पढ़ना चाहिए सबको, उन 2 स्टूडेंट के आधार पे। तो ड्राइंग अ ब्रॉड कंक्लूजन फ्रॉम इनसफिशिएंट एग्जाम्पल्स इज ओवर जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी पक्षी अंडे देते हैं। कबूतर एक पक्षी है, अतः कबूतर अंडे देता है। यह किस रीजनिंग का उदाहरण है? All birds lay eggs. A pigeon is a bird. Therefore, a pigeon lays eggs. This is an example of. ऑप्शन नंबर ए है इंडक्टिव, आगमनात्मक। ऑप्शन नंबर बी है डिडक्टिव, निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर सी है डाइवर्जेंट, अपसारी। और ऑप्शन नंबर डी है एनालॉजिकल, सादृश्यात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि डिडक्टिव, निगमनात्मक। निगमनात्मक तर्क में जनरल रूल, उसके बाद स्पेसिफिक कंक्लूजन होता है। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम अ जनरल रूल टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक पूछता है यदि एक कंडीशन बदल दी जाए तो तुम्हारा आंसर कैसे बदलेगा और क्यों? यह मुख्यतः किस क्षमता को विकसित करता है? अ टीचर आस्क इफ वन कंडीशन चेंजेस हाउ वुड योर आंसर चेंज एंड वाई?
विच एबिलिटी इज मेनली डेवलप्ड। ऑप्शन नंबर ए है रॉट मेमोरी, रटंत स्मृति। ऑप्शन नंबर बी है हायर ऑर्डर रीजनिंग, उच्च स्तरीय तर्क। ऑप्शन नंबर सी है इमिटेशन, अनुकरण। और ऑप्शन नंबर डी है सिंपल रिकॉल, साधारण स्मरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि हायर ऑर्डर रीजनिंग, उच्च स्तरीय तर्क। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक है वो उसमें जो पूछ रहा है ना बच्चों को, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रीजनिंग, मतलब उनका तर्क ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, विचार करेंगे वो, उसके बाद आंसर करेंगे। तो उसमें कैसे और क्यों बदलेगा, तो ये सब चीज़ें पूछी गई है, क्योंकि इसमें उनको और भी ज़्यादा ब्रॉड टाइप से सोचना पड़ेगा स्टूडेंट को। इसके लिए ऑप्शन है हायर ऑर्डर रीजनिंग, कि इसमें विद्यार्थी कंडीशन, कॉन्सिक्वेंस और कारण के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। द लर्नर मस्ट एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशंस, कॉन्सिक्वेंसेज एंड रीजंस विच इन्वॉल्व हायर ऑर्डर रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्यार्थी किसी समस्या के 3 अलग अलग सॉल्यूशंस बताता है और फिर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तुलना करता है। यह किसका उदाहरण है? A learner generate 3 different solutions and then compares their advantage and disadvantage. This is an example of। ऑप्शन नंबर ए है रोट लर्निंग, रटकर सीखना। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग, समस्या समाधान तर्क। ऑप्शन नंबर सी है पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय अधिगम। और ऑप्शन नंबर डी है इमिटेशन, अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग यहाँ पे उस बच्चे ने यूज़ की है। कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, मान लो एक कोई भी समस्या है, फिर कोई भी क्वेश्चन है, उसके वो 3 अलग अलग सॉल्यूशंस बताता है और उसके बाद में मतलब कि उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब भी उसके उनकी तुलना करता है और उसके बारे में बताता भी है। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग उस बच्चे ने लगाई है, समस्या समाधान तर्क। समाधान बनाना और फिर उसका मूल्यांकन करना इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग का हिस्सा होता है। जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स एंड इवेलुएटिंग दैम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और बी सी, ठीक है, इस तरह से इसमें दिए गए हैं, तो ए और सी के बीच में क्या संबंध होगा? ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी? तो ऑप्शन नंबर ए है ए और सी है, ठीक है, ए की साइड एरो लगा हुआ है। बी, ऑप्शन नंबर बी है ए इक्वल है सी के। ऑप्शन नंबर सी है ए और सी है, इसमें सी की तरफ एरो है। और ऑप्शन नंबर डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ए और सी है और सी की तरफ एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो यही संबंध होगा ए और सी के बीच में। ए बी से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जिसकी तरफ एरो होता है वो छोटा होता है और जिसकी तरफ ये जो इसका यहाँ पे है लाइन यहाँ पे खुली हुई है एक साइड में, वो बड़ा होता है। तो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसलिए ए निश्चित रूप से सी से बड़ा ही होगा, ना कि छोटा। ठीक है, तो यह ट्रांजिटिव रीजनिंग की संक्रमणीय तर्क है। सिंस ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी। दिस डेमोन्स्ट्रेट ट्रांजिटिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीजनिंग विकसित करने के लिए शिक्षक का कौन सा प्रश्न सबसे प्रभावी होगा? विच टीचर क्वेश्चन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग रीजनिंग? ऑप्शन नंबर ए है डेफिनेशन याद है, डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन? ऑप्शन नंबर बी है यह किसने दिया, हु प्रपोज्ड इट? ऑप्शन नंबर सी है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक सो? और ऑप्शन नंबर डी है इसकी स्पेलिंग क्या है, व्हाट इज इट्स स्पेलिंग? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। ठीक है, इसमें रीजनिंग विकसित होगी बच्चे की, वो क्यों का आंसर सोचेगा। ठीक है, तो वाई डू यू थिंक सो? वाई क्वेश्चंस बच्चे को अपने आंसर का रीजन और एविडेंस देने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये
इससे रीजनिंग बच्चे की विकसित होगी। कि वाई क्वेश्चंस एनकरेज लर्नर्स टू प्रोवाइड रीजंस एंड एविडेंस फॉर देयर कंक्लूजन्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्यार्थी किसी आंसर को इसलिए सही मानता है क्योंकि टीचर ने कहा है। रीजनिंग विकसित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? A student accepts an answer simply because the teacher said so. What should the teacher do to develop reasoning? ऑप्शन नंबर ए है, उसे वही आंसर याद करवाएं, मेक द स्टूडेंट मेमोराइज इट। ऑप्शन नंबर बी है, उसे एविडेंस और रीज़न पूछें, आस्क फॉर एविडेंस एंड रीजंस। ऑप्शन नंबर सी है, उसे तुरंत मार्क्स दें, गिव मार्क्स इमीडिएटली। और ऑप्शन नंबर डी है, डिस्कशन रोक दें, स्टॉप डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि एविडेंस और रीज़न पूछें, आस्क फॉर एविडेंस एंड रीजंस की। तो रीजनिंग रिक्वायर्स एग्जामिनिंग एविडेंस एंड जस्टिफिकेशन रादर देन एक्सेप्टिंग एन अथॉरिटी स्टेटमेंट ब्लाइंडली। कि रीजनिंग में अथॉरिटी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय एविडेंस और जस्टिफिकेशन पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विद्यार्थी किसी समस्या के कई पॉसिबल आंसर्स खोजता है। यह किस थिंकिंग से सबसे अधिक संबंधित है? A student generates many possible answers to a problem. This is most closely related to। ऑप्शन नंबर ए है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर बी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर सी है रॉट मेमोरी, रटंत स्मृति। और ऑप्शन नंबर डी है इमिटेशन, अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की अपसारी चिंतन। कि कई पॉसिबल जो आंसर जब बच्चा खोजता है, जो विद्यार्थी है, तो यह होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग की अलग अलग दिशाओं में सोचना। तो अपसारी चिंतन में एक समस्या के अनेक संभावित आइडियाज़ सॉल्यूशंस उत्पन्न किए जाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल आइडियाज़ और सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विद्यार्थी एविडेंस मिलने के बाद अपना पुराना कंक्लूजन बदल देता है। यह किस कॉग्निटिव क्वालिटी को दर्शाता है? अ लर्नर चेंजेस एन अर्लियर कंक्लूजन आफ्टर रिसीविंग न्यू एविडेंस। विच कॉग्निटिव क्वालिटी डज दिस शो? ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव रीजनिटी, संज्ञानात्मक जड़ता। ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, संज्ञानात्मक लचीलापन। ऑप्शन नंबर सी है रॉट लर्निंग, रटंत अधिगम। और ऑप्शन नंबर डी है इमिटेशन, अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, संज्ञानात्मक लचीलापन है उस बच्चे में। ठीक है, कि वो जब उस चीज़ के बारे में एविडेंस जब प्रॉपर मिल जाते हैं कि हाँ इसका ये सही आंसर होगा, ठीक है, उसके बाद वो अपनी जो कंक्लूजन है, जो उसका निष्कर्ष है, उसको वो चेंज करता है। ये हुआ संज्ञानात्मक लचीलापन। नए और बेहतर एविडेंस के आधार पे अपने थिंकिंग को बदलना कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है। द एबिलिटी टू रिवाइज वंस थिंकिंग व्हेन बेटर एविडेंस अपीयर्स डेमोन्स्ट्रेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।